नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष। बेधड़क आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने 24 अगस्त को एनपीएस की जगह यूपीएस लाने की बात कही है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि दरअसल ये यूपीएस है क्या और ये एनपीएस से किस प्रकार अलग है। साथ ही जब हम एनपीएस और यूपीएस के ऊपर चर्चा करेंगे तो हमें ओपीएस के ऊपर भी चर्चा करना पड़ेगा। तो पहले इन तीनों टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी चर्चा के दौरान ये तीनों टर्म बार बार रिपीट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ओपीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर हम एनपीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू पेंशन स्कीम। अभी जिसकी हाल ही में सरकार ने घोषणा की है यूपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हालांकि एनपीएस का जो ये फुल फॉर्म है न्यू पेंशन स्कीम, ये ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, ये इसका लोकप्रिय नाम है। इसका ऑफिशियल फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। हालांकि ये न्यू पेंशन स्कीम से ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम लोग भी न्यू पेंशन स्कीम ही इसको बोलेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनपीएस है क्या। तो एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कर्मचारी हैं उनका 10% कंट्रीब्यूशन होता है, यानी बेसिक प्लस डीए को मिला करके आपकी जितनी सैलरी होती है उसका 10% काट लिया जाता है और उसको एक फंड में जमा कर दिया जाता है। जो गवर्नमेंट होती है उसका इसमें 14% कंट्रीब्यूशन होता है। पहले ये 10% एम्प्लॉई का था और 10% एम्प्लॉयर का था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 14% कर दिया गया और इन दोनों को मिला करके एक फंड तैयार किया जाता है जिसको रेगुलेट किया जाता है। उस संस्था का नाम है PFRDA। इसका पूरा नाम होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम है इस पेंशन फंड को मैनेज करना। तो एनपीएस यानी एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। जब आप रिटायर करते हैं, यानी 60 साल के बाद जब आप रिटायर करते हैं तो टोटल जो फंड जमा होता है उसका 60% आप विथड्रॉ कर सकते हैं और रिमेनिंग जो 40% बचा उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जो शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ होता है, और उस पर जो रिटर्न मिलता है उसी से आपको पेंशन मिलती है। तो ये हुआ एनपीएस के बारे में कि एनपीएस क्या है। अब हम इस पर बात करते हैं कि एनपीएस को लाया क्यों गया था। दरअसल 2004 में 1 जनवरी 2004 से इसे लागू किया गया था
उससे पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था थी जिसको ओपीएस आजकल कहा जाता है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो 1 जनवरी 2004 से एनपीएस को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया, गवर्नमेंट की इसके पीछे मंशा क्या थी? तो सरकार का तर्क था कि अब धीरे धीरे मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, लोग रिटायरमेंट के बाद अधिक आयु तक जीवित रह रहे हैं, लोगों की जो लोगों के जो रहन सहन का तरीका है, खान पान है, वो उनमें भी सुधार हुआ है, उनमें गुणवत्ता आई है। इसके वजह से लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं और इस कारण से सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण कि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब आप समझना चाहेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो सरकार के जो खर्चे होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है मोटे तौर पर। एक को आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे वाले को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मोटा माटी यहाँ मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा ये नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, माने एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हों। सरकार अगर कुछ उन मदों में खर्च कर रही है जहाँ से परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे सरकार अगर कोई सड़क बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, फ्लाईओवर बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, तो ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है जो जिससे बाद में आगे चल के सरकार को आमदनी होगी। भाई हाईवे बनेगा तो लोगों को भी सुविधा होगी, टोल टैक्स भी कलेक्ट होगा उससे, और आवागमन में सहूलियत होगी, तो फिर इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि जो सरकार का जो रूटीन खर्चा है जिससे कुछ किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कर्मचारियों का जो वेतन है, कर्मचारियों का जो पेंशन है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। तो एनपीएस को लाने के पीछे सरकार का ये 2 बड़ा तर्क था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता ही जा रहा है, उसको कम करना है, और चूंकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है इसलिए लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं, तो ये भी कारण है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। तो ये 2 मोटे कारण थे जिनके कारण एनपीएस को लाया गया था। अब एक बात समझने वाली है कि एनपीएस का दरअसल विरोध क्यों होने लगा फिर। तो इसका विरोध इसलिए होने लगा कि इसमें सबसे पहली बात कि सुनिश्चित पेंशन का भाव था। लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई मैं जब 60 साल देश की सेवा करके रिटायर होऊंगा तो मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। कोई इस बात की मतलब पुख्ता कोई इसका वो नहीं था कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। तो लैक ऑफ एश्योर्ड पेंशन, तो एक ये कारण था जिसके कारण कर्मचारियों में धीरे धीरे इसका विरोध होने लगा। दूसरा कि हाल में देखा गया है, पीछे कुछ वर्षों में देखा गया है कि जब एनपीएस वाले कर्मचारी रिटायर हुए हैं तो बहुत ही कम पेंशन इनको मिल रही है। जैसे एक ये महोदय हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये महोदय 2019 में रिटायर हुए। जब ये रिटायर हुए तो इनकी लास्ट सैलरी थी 72,000 रुपये।
और इनकी जो पेंशन बनी वो मात्र 1028 रुपये। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मजाक है। एक कर्मचारी जो 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हुआ है, सरकार की सेवा करके, देश की सेवा करके, और उसका जो आखिरी सैलरी है वो 72,000 रुपये है, लेकिन अब उसकी पेंशन बन रही है 1028 रुपये। क्या 1028 रुपये में कोई अपना परिवार चला सकता है? और परिवार चलाने की तो बात ही नहीं है, कोई अपना खर्चा चला सकता है क्या? 1028 रुपये में क्या ये अपना इलाज करवा सकता है क्या? अगर ये बीमार पड़ जाए तो इतने पैसों में क्या हो पाएगा? एक महीने ये खाना खा सकता है क्या 1028 रुपये में? एक दूसरा उदाहरण ऐसा ही है। ये महोदय हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ये 2018 में रिटायर हुए। और जब ये रिटायर हुए तो इनकी पेंशन बनी मात्र 2790 रुपये 83 पैसे। और जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे कि चूँकि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हो चुका है, तो जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हुआ तब इन्हीं महोदय को जो पेंशन मिलने लगी वो थी 29,200 रुपये। यानी पहले जो पेंशन मिल रही थी 2790 रुपये 83 पैसे, वो जब ओपीएस लागू किया गया तो बढ़ के हो गया 29,200 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खामी है एनपीएस में, और यही कारण है कि इसका फिर विरोध होने लगा, जोरदार विरोध हुआ, हर जगह से विरोध होने लगा। और इसी का नतीजा है कि अभी हाल ही में 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने यूपीएस की घोषणा की है। यानी अब एनपीएस नहीं, यूपीएस लाया जा रहा है। कर्मचारियों को एक मौका दिया जाएगा कि आप या तो एनपीएस में बने रहिए या आप चाहें तो यूपीएस में आ सकते हैं। अब समझते हैं कि यूपीएस क्यों लाया गया है। तो एक कारण तो इसका है 2024 का जो आम चुनाव अभी हुआ है, तो इसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो लोग बैलेट बॉक्स के थ्रू अपना मत देते हैं कि भाई वो किस पार्टी को जिताना चाह रहे हैं। तो देखा गया कि बैलेट बॉक्स से जितने मतदान हुए वो मैक्सिमम रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में था। यानी लोगों ने अपना विरोध जताया, एक तरीके से कि कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, रूलिंग पार्टी के प्रति, कि भाई हम एनपीएस से मतलब खुश नहीं हैं, हम नाखुश हैं, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप ओपीएस लाइए, लेकिन आप हमारी मांगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो एक तो कारण था 2024 का आम चुनाव। एक कारण ये भी था कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड में ओपीएस लागू हो चुका था 2022। कुछ राज्यों में 2022 में लागू हुआ, कुछ राज्यों में 2023 में लागू हुआ। तो चूँकि कई राज्यों में ओपीएस लागू हो चुका है, ये भी एक कारण है कि लोग एनपीएस में सुधार की मांग कर रहे थे या ओपीएस की मांग कर रहे थे। अभी जो लाया गया है इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अभी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करती है, और चुनाव को देखते हुए ही अगर कोई अच्छा काम हो, जनता के हित में कोई काम हो, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव के समय ही अगर
कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो एक कारण ये भी है कि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार हरकत में आई है। अब हम समझते हैं कि एनपीएस के जगह जो यूपीएस लाया गया है, तो यूपीएस में दरअसल क्या क्या है और ये एनपीएस से किस प्रकार अलग है। तो यूपीएस में तो सबसे पहली बात कि 50% एश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था की गई है, जो कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में भी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में भी थी, कि आप जब रिटायर होते थे तो आपका जो आखिरी महीने का सैलरी होता था उसका 50% आपकी पेंशन बनती थी। तो यूपीएस में भी, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी, सरकार ने 50% सुनिश्चित पेंशन देने की व्यवस्था की है। ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें एक ये भी हुआ है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन किया गया है, की भी व्यवस्था की गई है। यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था में क्या है कि पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता दिया जाता था, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी के अनुपात में महंगाई से राहत के लिए सरकार जो लोग सेवा दे रहे हैं अभी उनको भी महंगाई भत्ता देती है, और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी, यानी रिटायर्ड जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनको भी महंगाई से राहत के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो यूपीएस में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। फैमिली पेंशन की व्यवस्था पुरानी पेंशन स्कीम में भी थी, अब इस यूपीएस में भी फैमिली पेंशन की व्यवस्था की गई है। ये 60% होगा। जो पेंशनर की जो आखिरी पेंशन होगी उसका 60% फैमिली पेंशन बनेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पेंशनर है और वो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जिस महीने उसकी मृत्यु हुई तब उसकी जो आखिरी पेंशन थी, आखिरी महीने की पेंशन थी, वो 60%, वो अगर 10,000 रुपये थी तो उसका 60% यानी 6,000 रुपये फैमिली पेंशन बनेगी उनके ऊपर जो आश्रित होंगे उनको। ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी यूपीएस में की गई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस में भी ग्रेच्युटी की व्यवस्था थी, यहाँ इसमें भी यूपीएस में भी ग्रेच्युटी की व्यवस्था की गई है। ग्रेच्युटी क्या होता है, तो आप जितने वर्षों तक आप सरकार की सेवा करते हैं, यानी देश की सेवा करते हैं या सर्विस में रहते हैं, तो हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर 15 दिन की सैलरी के बराबर आपको ग्रेच्युटी मिलता है। जैसे अगर आपने 20 साल सेवा दी है और आप जब रिटायर हो रहे हैं तो आपके आखिरी महीने की सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो आपको 15 दिन, कहने का मतलब है कि आधे महीने की सैलरी, तो इसका आधा यानी 25,000 रुपये आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन ये 25,000, और चूंकि आपने 20 साल सेवा दी है तो फिर ये इसको 20 से मल्टीप्लाई किया जाए। हालांकि इतना ये सिंपल नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है, ग्रेच्युटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मोटा मोटा यहाँ आप समझ लीजिए कि जितने वर्षों तक आप सेवा देंगे, हर वर्ष के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर आपको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। और वो 15 दिन की सैलरी किस आधार पर निकाला जाएगा, तो जो आपके लास्ट महीने की जो सैलरी होगी उसको बेस बनाया जाएगा। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं ये ओपीएस से कॉपी की गई हैं। ये चीज़ें ओपीएस में भी थीं, सीधे वहाँ से कॉपी की गई हैं।
इसके अलावा यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दो नए प्रावधान भी किए गए हैं। वो क्या है कि इसमें एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की व्यवस्था की गई है। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन यानी क्वालिफाइंग सर्विस इसमें है 25 साल, यानी 25 साल सेवा देके आप रिटायर होंगे तब आपको यूपीएस का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई 10 साल ही सेवा दे करके रिटायर हो रहा है तो उसको भी कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की गई है, यानी मिनिमम 10,000 पेंशन तो मिलेगा। तो ये इसमें नई बात है। दूसरी एक नई बात इसमें है कि इसमें एक मुश्त भुगतान की भी व्यवस्था की गई है। ये क्या होगा कि आपकी जो लास्ट मंथ्स की सैलरी होगी उसका 10%, उसका लास्ट महीने की जो सैलरी है उसका 10% आपको हर 6 महीने के लिए, हर 6 महीने में एक बार ऐसा होगा कि लास्ट महीने की सैलरी का 10% आपको जोड़ करके एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। अब ये थोड़ा सा मामला यहाँ पर उलझ रहा है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी लास्ट महीने की सैलरी 50,000 रुपये है, ठीक है, और आप रिटायर हो रहे हैं, तो 50,000 का 10% आप करेंगे तो कितना हुआ? 5,000, ठीक है। अब मान लीजिए कि टोटल आपकी जो सर्विस है वो 25 साल है, वो 25 साल है, तो 25 साल गुना 5,000, यानी 2,50,000 रुपये आपको गवर्नमेंट रिटायरमेंट के समय लमसम में भुगतान करेगी, एक मुश्त भुगतान करेगी, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था में नहीं थी। ये इसमें नई व्यवस्था है, यानी हर 6 महीने की सैलरी, हर 6 महीने की सर्विस के लिए एक बार आपको 10% का भुगतान किया जाएगा। तो टोटल जितने वर्षों तक आपने सेवा दी है उसमें आप 2 से गुना कर देंगे और फिर 10% अपनी सैलरी, लास्ट सैलरी का 10% निकाल लेंगे। जो अमाउंट आएगा उसमें उतने सालों से गुना कर देंगे, आपका लमसम अमाउंट निकल जाएगा। तो ये 2 नई बात है यूपीएस में। लेकिन ये तो हुई उन बातों की चर्चा हुई कि जो अच्छी चीज़ें हैं यूपीएस के भीतर, लेकिन इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ बड़ी खामियां भी इसमें हैं। वो बड़ी खामियां क्या हैं कि पहला तो इसमें लिखा है कि 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। अब यानी आप जिस वर्ष रिटायर हो रहे होंगे उस पूरे 1 वर्ष की जो आपकी सैलरी होगी उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो अमाउंट आएगा उसका 50% निकाला जाएगा और उतनी ही आपकी पेंशन बनेगी। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है, यहीं पर बहुत बड़ी दिक्कत है। ओल्ड पेंशन स्कीम में केवल ऐसा लिखा था, माने लिखा क्या था, ऐसा होता था कि जो आपकी जो लास्ट मंथ में जो सैलरी बनती थी, यानी आप जनवरी में रिटायर हो रहे हैं, जनवरी 2025 में रिटायर हो रहे हैं और जनवरी 2025 में आपकी सैलरी बनी 50,000, तो आपकी जो पेंशन बनेगी 50,000 का 50% यानी 25,000 रुपये। लेकिन यहाँ यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में जब आप रिटायर हो रहे हैं जिस महीने, तब से पिछले 12 महीने की जो आपकी सैलरी है उसको 12 से डिवाइड किया जाएगा, यानी एवरेज निकाला जाएगा 1 साल का,
और उसका 50% पेंशन बनेगा। अब इसमें नुकसान क्या है कि मान लीजिए कई बार होता है कि आप जिस समय रिटायर कर रहे हैं उसी समय पे रिवीजन हो गया, कोई पे कमीशन लागू हो गया, या सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हो गया। हम जनवरी 2025 में रिटायर हो रहे हैं, दिसंबर तक हमारी सैलरी थी 50,000 रुपये, और जनवरी में चूँकि पे रिवीजन हो गया इसलिए हमारी सैलरी हो गई 60,000 रुपये। अब अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था के अनुसार हमारी पेंशन यहाँ बनती 60,000 का 50% यानी 30,000 रुपये, लेकिन चूँकि अब यूपीएस में उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है तो यहाँ मुझे घाटा होगा। यहाँ एवरेज निकाला जाएगा 1 साल का, तो एवरेज निकालने पर हमारी जो पेंशन बनेगी वो 30,000 नहीं बल्कि 30,000 से कुछ कम होगी। तो एक यहाँ पर ये मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी थी, उसमें कर्मचारियों का कोई अंशदान नहीं होता था, सरकार अपनी ओर से पेंशन देती थी। लेकिन ये जो यूपीएस है इसमें 10% कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन होगा और इसमें गवर्नमेंट अपना 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी, यानी यहाँ भी सरकार और कर्मचारी दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो 10% हम कंट्रीब्यूट करेंगे ये पैसा सरकार रिटायरमेंट के बाद पूरा का पूरा अपने पास रख लेगी। एनपीएस में तो इसका 60% हमें मिलता है और 40% इन्वेस्ट कर दिया जाता, उससे जो रिटर्न होता वो हमें पेंशन के रूप में मिलता। लेकिन यहाँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ये 10% हमसे ले तो रही है हर महीने, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसका हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा ये पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है भाई। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो कर्मचारीगण जीपीएफ में अपना कुछ रकम कटवा करके और जीपीएफ में जमा करते थे। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, उसमें जमा करते थे और रिटायरमेंट के समय वो जितना फंड इकट्ठा हुआ रहता था वो एक मुश्त कर्मचारियों को मिल जाता था। लेकिन यहाँ सरकार ये सारा पैसा अपने पास रख लेगी। अगला जो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है वो ये कि इसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल कर दिया गया है, यानी 25 साल सेवा देने के बाद ही आप पेंशन के पात्र होंगे, यूपीएस के पात्र होंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आजकल लोग थोड़ा अधिक एज में, कुछ लोग अधिक एज में भी भर्ती होते हैं, सेवा में जाते हैं। कई लोक सेवा आयोग है जहां भर्ती की उम्र मैक्सिमम उम्र 40 साल है, उससे भी ज़्यादा है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो वहाँ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 40 साल एंट्री एज है। आपको 40 साल में भर्ती हो रहा है और 60 में रिटायर होगा तो 25 साल तो वो सर्विस कर ही नहीं पाएगा, 20 साल में ही सेवानिवृत्त हो जाएगा। ऐसे में उसको यूपीएस का पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि हम उसी प्रोपोर्शन में देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा झोल है। तो सरकार को चाहिए कि ये 20 साल वाले प्रावधान को कम करके 25 साल वाले प्रावधान को कम करके 20 साल करे, और जो 10% सरकार कंट्रीब्यूशन करवा रही है कर्मचारियों से, इसको रोक दिया जाए। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए कर्मचारी की ओर से। सरकार को अगर करना है तो सरकार अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करे इसमें। और ये जो 50% एवरेज सैलरी, लास्ट 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% निकाला जा रहा है, इसको भी बंद करके जो पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो प्रावधान था कि लास्ट महीने की सैलरी का 50%, वो वाला प्रावधान लागू करना चाहिए। तो ये जो तीनों मेजर ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में सरकार को मेरी ये सलाह है कि इन पर ध्यान दिया जाए। अभी कुछ बातें मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि पेंशन जो है, पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। आजकल हम लोग ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि बुज़ुर्ग माँ बाप अकेले रह रहे हैं,
क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो कहीं और किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में सेटल हो चुके हैं, उनकी बहुएं उनके साथ नहीं रह रही हैं, बेटे उनके साथ नहीं रह रहे हैं। ऐसे में इस बुज़ुर्ग माँ बाप को कौन देखेगा? इसको देखने वाला कोई नहीं है। 60 साल सेवा दे करके आप रिटायर हो गए, लेकिन अब आप बेसहारा हो गए, सड़क पे आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर गवर्नमेंट कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और मजबूत सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसकी मैं पुरजोर पैरवी करता हूँ। दूसरा कि जो एक देखिए कि द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने यानी बैंक ने 14.56 लाख करोड़ का जो एनपीए था उसको राइट ऑफ कर दिया है। यानी 14.56 लाख करोड़ का जो एनपीए था उसको बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया है। मैं जानता हूं कि राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब उस लोन की वसूली कभी नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल बैंक मान चुका है कि ये बैड लोन है और इसकी वसूली लगभग नामुमकिन है। तो बैंक ऐसे लोन को अपनी बैलेंस शीट से हटा देते हैं ताकि बैलेंस शीट साफ़ सुथरा दिखाई दे। तो मेरे कहने का मतलब है, सरकार बार बार कहती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, पेंशन का बोझ बढ़ते जा रहा है, सैलरी का बोझ बढ़ते जा रहा है। भाई आप इतना लोन राइट ऑफ कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को सस्ती दरों पर आप ब्याज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सस्ती ब्याज दरों पर आप लोन दे रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग हजारों करोड़ का लोन लेकर के देश से भाग जा रहे हैं। तो असली देश के दुश्मन तो ऐसे लोग हैं ना, जो लोन लेकर के और फरार हो जा रहे हैं, जानबूझ करके डिफ़ॉल्टर हो जा रहे हैं। लेकिन आप उन पर तो सख्ती नहीं करेंगे। आप कटौती वहाँ करेंगे जो आपके कर्मचारी हैं, जिन्होंने 60 साल तक देश की सेवा की है और रिटायरमेंट के बाद आप उनको सड़क पे लाना चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ कर रहे हैं, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग हजारों करोड़ का लोन लेकर के देश से भाग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम जो आपके कर्मचारी हैं उनको तो पेंशन मिले, इस बात को आपको एश्योर करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि नेताओं का पेंशन क्यों नहीं ख़त्म हुआ। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एनपीएस की शुरुआत की, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय, मेरे आराध्य हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, देश का नागरिक होने के नाते मुझे पूरी स्वतंत्रता है कि मैं अपने देश के राजनेताओं का, देश के लॉ मेकर्स की आलोचना करूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2004 में जब कर्मचारियों की पेंशन छीन ली गई, तो राजनेताओं की पेंशन क्यों नहीं छीनी गई? राजनेता तो 4-4 पेंशन एक बार ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं। अगर आप विधानसभा के सदस्य हैं तो विधानसभा का पेंशन मिलेगा, विधान परिषद में चले गए तो फिर उसका पेंशन मिलेगा, लोकसभा में गए तो फिर उसका पेंशन मिलेगा, राज्यसभा में गए तो फिर उसका पेंशन मिलेगा। तो भाई आप अपनी पेंशन तो ख़त्म नहीं किए। आप 5 साल के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पेंशन सुनिश्चित कर ली, लेकिन जो 60 सालों तक सरकार में रहेगा, देश की सेवा करेगा, आपने उसकी पेंशन छीन ली। तो यहाँ कहना मैं ये चाहूँगा कि एनपीएस से तो अच्छा है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन ये ओपीएस नहीं है। इस बात पर ध्यान देना है। सरकार कह रही है कि यूपीएस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने ओपीएस की जो अच्छाइयाँ थी उसको शामिल कर लिया है, एनपीएस की जो अच्छाइयाँ थी उसको शामिल कर लिया है, और दोनों की अच्छाइयों को इसमें ला करके इसको हमने बहुत बेहतरीन बना दिया है। तो भाई इतना ही अगर बेहतरीन आपने बना दिया है तो आप ओपीएस ही लागू कर दीजिए ना। कर्मचारी तो ओपीएस की मांग कर रहे थे, यूपीएस की मांग तो कर नहीं रहे थे। तो आप ओपीएस ही ला दीजिए। अगर ये बहुत अच्छा है तो लोगों को इतना अच्छा भी नहीं चाहिए, आप ओपीएस ही ला दीजिए। और नहीं तो इसमें जो कमियां हैं उनको आप दुरुस्त करिए ताकि ये ओपीएस के बराबर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।